नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज की इस वीडियो में हम 26 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले फेज का जो एग्ज़ाम समाप्त हुआ है उसकी एक प्रिंट फॉर्मेट में जो पेड पीडीएफ है वह आज शाम तक आपको मिल जाएगी। तो अगर आप लोग चाहें तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि ई विधान एप्लीकेशन के द्वारा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बनी है। तो ध्यान रखिएगा, इसी साल नागालैंड की जो विधानसभा है उसने अपने यहाँ पर ई विधान एप्लीकेशन को लागू किया और इस प्रकार देश की वो पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। परीक्षा में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार किस राज्य की सरकार ने पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया। तो 2021 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था और पिछले साल केरल का जो कोच्चि हाई कोर्ट है ये हमारे देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट भी बना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में प्रो कबड्डी लीग 2020-21 का जो खिताब है ये पहली बार किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है दबंग दिल्ली की टीम ने और इसने फाइनल मुकाबले में पटना पायरेट्स को हराया है। हालांकि एक लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि प्रो कबड्डी लीग का जो खिताब है वो 3 लगातार बार किस टीम ने जीता है। तो ये जीता हुआ है पटना पायरेट्स ने। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस कंपनी ने बेंगलुरु में साइबर सिक्योरिटी हब की शुरुआत किया। तो फरवरी में इसकी स्थापना की गई है और ये जो साइबर सिक्योरिटी हब है वो अमेरिका की इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा स्थापित किया गया है और ये अपने तरीके का पहला साइबर सिक्योरिटी हब है जो कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जो भी यहाँ पर क्लाइंट हैं उनके लिए आईबीएम के द्वारा शुरू किया गया है। आज के करंट अफेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो करंट अफेयर थोड़ा सा टफ था। आप देख सकते हैं कि केवल बच्चों के द्वारा मुझे 3 प्रश्न ही बताए गए हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रश्न याद है तो वह आप लोग व्हाट्सएप पर या फिर नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब आते हैं स्टैटिक जीके वाले सेक्शन पर। तो स्टैटिक जीके में एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष जो सूरज कुंड मेला है इसका आयोजन कहाँ किया जाता है। तो सूरज कुंड मेले की अगर हम लोग बात करें इसका आयोजन किया जाता है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। आपको ध्यान रखना है कि यह एक क्राफ्ट मेला होता है। हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है। 2022 में यहाँ पर जो पार्टनर देश था वो आपका उज्बेकिस्तान था और वहीं पर अगर हम लोग फोकस स्टेट की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर फोकस स्टेट था। अगला प्रश्न पूछा गया पॉलिटी से कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है वो हमारे संविधान की किस अनुसूची में आपको मिलेगा। तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो आवंटन है वो आपको अनुसूची 4 में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? अनुसूची 4 में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया जाता है भारतीय संविधान में और उसी के माध्यम से एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि आर्टिकल 21 का ए था और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसका नाम क्या है। तो उस दिन मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको इसके बारे में बताया था। इस द्वीप का नाम है मांजुली और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा सबसे छोटा नदी द्वीप है उसका नाम उमानंदा है और इस नदी द्वीप का निर्माण भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग मयूर द्वीप की बात करते हैं जिसे आप लोग पिकाक आइलैंड भी कहते हैं, इसका निर्माण भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस भारतीय ने
पहली बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है ये जीता था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और ये जो पुरस्कार है इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इनके द्वारा गीतांजलि नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी और उसी के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था। एक प्रश्न और पूछा गया कि किस वर्ष गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो आप सभी को पता होना चाहिए 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, और उस हिसाब से जो इनकी 150वीं वर्षगांठ है वो आपके 2 अक्टूबर 2019 को मनाया गया है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात का पोरबंदर शहर। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई गांधी था, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न पूछा गया कि आरबीआई के द्वारा महंगाई को नियंत्रण करने का तरीका क्या है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जब महंगाई के ऊपर नियंत्रण करना होता है तो उस स्थिति में आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट है उसमें यहाँ पर वृद्धि कर दी जाती है। हाल ही के दिनों में आपने सुना भी होगा कि हमारे यहाँ पर जो रेपो दर है वो पहले 4% हुआ करता था, और आरबीआई के द्वारा 3 बार में इसको बढ़ा करके 5.40% कर दिया गया है। अब इससे महंगाई पर नियंत्रण कैसे होता है? देखिए, रेपो रेट हमारी वह दर होती है जिस दर के ऊपर आरबीआई के द्वारा बैंकों को कर्ज दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी बैंक के लिए आरबीआई से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा तो बैंक के द्वारा भी दरें बढ़ा दी जाएंगी, और इसलिए जो यहाँ पर कंज्यूमर लोन लेते हैं उस लोन में आ जाएगी कमी, यानी कि जो आपकी मनी सप्लाई है मार्केट में वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जब यहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है महंगाई भी यहाँ पर नियंत्रण में आ जाती है। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में एक प्रश्न पूछा गया था कि Mg जब आपके CuSO4 के साथ में अपक्रिया करता है तो यहाँ पर क्या होता है। तो कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए थे। आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी टेबल में मैग्नीशियम का स्थान कॉपर से ऊपर है, इसीलिए अगर मैग्नीशियम CuSO4 के साथ में अपक्रिया करेगी तो ये आपके कॉपर को विस्थापित कर देगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर जो कॉपर का रंग है वो आपको भूरा देखने को मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम को जब हम लोग नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलयन के साथ में अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर जो ये ब्लू कलर है ये निकल जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक आपका बनता है बिल्कुल कलरलेस, और यहाँ पर जो कॉपर मेटल का प्रेसिपिटेट होता है ये आपको भूरे रंग का देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो ये आपका एलिमेंट है फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वहीं पर अगर हम लोग आवर्त सारणी में सबसे अधिक धनात्मक एलिमेंट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा सीजियम। अगला प्रश्न पूछा गया था कि न्यूलैंड के द्वारा जो अष्टक का नियम दिया गया था इसके अनुसार बेरिलियम किसके साथ में विकर्ण संबंध बनाता है। तो बेरिलियम की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल को देख सकते हैं। न्यूलैंड के द्वारा ये बताया गया था कि कोई भी जो हमारा एलिमेंट है वो अपने से 8वें एलिमेंट के साथ में समानता प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरीन देख सकते हैं, तो इससे जब आप चलेंगे तो 8वें नंबर पर क्लोरीन आएगा, तो इसके साथ में ये समानता बनाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनका ये जो अष्टक नियम है वो केवल कैल्शियम तक ही अप्लाई होता था। और अगर हम लोग Be के विकर्ण संबंध की बात करें तो यहाँ पर ये सोडियम के साथ बनाता है, और इस साइड में ये एल्यूमिनियम के साथ में संबंध बनाता है। अब आते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि बच्चे के जन्म के समय लड़का या लड़की होने की प्रायिकता क्या है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, जब हम लोग पुरुषों की बात करते हैं तो इसमें आपको XY गुणसूत्र मिलेंगे। महिला की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपको XX गुणसूत्र देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने 4 केस हो सकते हैं, यानी कि पुरुष की तरफ से X वाला गुणसूत्र आए, महिला की तरफ से भी X आए, और उस स्थिति में यहाँ पर बनेगा XX। पुरुष की तरफ से X जा रहा है, महिला की तरफ से दूसरा वाला X आ रहा है, तो उस स्थिति में भी XX बनेगा।
पुरुष की तरफ से y, महिला की तरफ से x, तो yx हो गया, और यहाँ से y, यहाँ से x, तो yx हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि लड़की के जन्म लेने की संभावना यहाँ पर 50% है और लड़के के जन्म लेने की संभावना भी यहाँ पर 50% है। तो ये आपका हो जाएगा 50%। एक प्रश्न पूछा गया था कि स्टार्च का जो संग्रहण है यानी कि जो भंडारण है वो पौधे के किस भाग में होता है। तो पौधे में आपको मिलेगा ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ही यहाँ पर जो स्टार्च है उसका भंडारण किया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पौधों के द्वारा जो भी संश्लेषित भोजन होता है उस भोजन को पौधे स्टार्च में कन्वर्ट करके ही स्टोर करते हैं। इससे पहले ये भी पूछा गया था कि हमारे प्लांट का वह कौन सा भाग है जो कि आपके अपशिष्ट को इकट्ठा करता है। तो उस भाग का नाम होता है रिक्तिका। क्या नाम है? रिक्तिका उसका नाम होता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, एक बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया था आपके रेस्पायरेशन सिस्टम से, यानी कि जो आपका श्वसन तंत्र है उससे कोई प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग पूरे श्वसन तंत्र की इमेज देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपका नेसल कैविटी होता है, उसके बाद में यहाँ पर आपको फॉर्निक्स देखने को मिलेगा, फिर आपका लार्निक्स होता है, उसके बाद में ट्रैकिया होता है, फिर आपका ब्रोंकाई होता है, फिर लंग हो गया, फिर आपका एल्वेली हो गया, और आखिरी में होता है आपका हृदय। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो उस समय जो हवा है वो आपके फेफड़ों में पहुंचती है। यहाँ पर ये जो हवा है वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजती है दिल में, और दिल से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पुनः आता है फेफड़े में, और जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसके माध्यम से ये हवा आ जाती है बाहर। एग्जैक्ट प्रश्न क्या था ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखिए, फिजिक्स में एक प्रश्न आया था कि आपके पास में दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, और इनको आपने पैरेलल ऐड किया हुआ है। तो आपको बताना था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। हालांकि मैंने यहाँ पर 3 जोड़ दिया है, तो सिंपल सा फार्मूला होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो तीनों का एलसीएम R1 R2 R3 हो जाएगा। ये आपका नीचे रहेगा, ऊपर इस प्रकार से आपको R1 R2 R3 और ये पूरा देखने को मिल जाएगा। और जब इसको आप लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन देखने को मिलेगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि 100 वाट और 25 वाट के बल्ब समान वोल्टेज की बैटरी से जोड़े गए हैं, तो आपको यहाँ पर प्रतिरोध का अनुपात बताना था। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं पावर की तो ये बराबर होता है V इंटू आई के, या फिर ये बराबर होता है B स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के। तो यहाँ से आप लोग सिंपली बोल सकते हैं कि जो हमारा पावर है वो आपके प्रतिरोध के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस प्रकार से जब आप लोग P1 रेशियो P2 को निकालेंगे तो P1 का 100 वाट है, तो ये आपका 100 वाट वाला जो है वो चला जाएगा नीचे की ओर क्योंकि इन्वर्सली है, और बाकी ये रेशियो आ जाएगा 1:4। तो इसे आप लोग आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पावर है वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आवर्धन और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो आइए समझते हैं। देखिए, आपके सामने अवतल लेंस दिया गया है, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी भी निगेटिव होती है, वस्तु की दूरी भी निगेटिव है, और इमेज की दूरी भी यहाँ पर हो जाएगी निगेटिव। तो आवर्धन की बात करें, ये बराबर होता है m इक्वल टू V/u। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर v को फाइंड करना होगा। तो सीधे सीधे लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। हमें 1/b को फाइंड करना है, तो 1/u को दूसरे साइड लाएंगे, और यहाँ पर इनके जो मान है वो हम लोग निगेटिव साइन के साथ में रखेंगे। 18 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 18 पंचे 90, तो यहाँ पर हम लोग -5 और -9 को करेंगे, ये हो जाएगा -14/90, और वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो इमेज है वो आपकी 5 सेंटीमीटर की बनेगी। अब आपको यहाँ पर आवर्धन निकालना है, यानी कि V/u निकालना है। तो 5 को आप लोग डिवाइड करेंगे 10 से,
वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी और m की जो वैल्यू है वो आपके 1 से छोटी है। इसका सिंपल सा मतलब ये हो रहा है कि जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल बन जाएगी वस्तु से छोटी और ये जो इमेज है वो आपकी होगी सीधी। तो अवतल लेंस के लिए आपने देखा भी होगा कि जो हमारी इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है और इसीलिए यहाँ पर ये इमेज हमारी सीधी बनेगी। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न मुझे पहले शिफ्ट में प्राप्त हुए थे उन सारे प्रश्नों को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपको याद हैं वो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।